सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को समझ रहे थे और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हमने बात करी थी अंतःप्रवाह की नदियों की। और अंतःप्रवाह की नदियों में हमने लास्ट लेक्चर में कांतली नदी, रूपनगढ़ नदी और कांकणी नदी के बारे में देखा था। आज भी कुछ और नदियाँ बची हुई है जिनकी हम बात करेंगे, जो भी अंतःप्रवाह के क्षेत्र में आती है। उसमें हम एक तंत्र समझेंगे, उसके माध्यम से चारों नदियों को समझेंगे और इस तंत्र का नाम है अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र। अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र। अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र से क्या तात्पर्य है कि ऐसा अपवाह तंत्र जिसकी सारी नदियां एक स्थान पर आकर मिलती हो, एक केंद्र पर आकर मिलती हो, इसलिए इसको अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का नाम दिया गया। तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो एक ही स्थान पर आकर मिलती है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नदी की बात करें तो एक नदी का नाम आता है खंडेला नदी, जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और खंडेला की पहाड़ियों की बात करी थी हमने, कहाँ पर है? सीकर। तो ये सीकर वाला क्षेत्र आ गया और इस सीकर वाले क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ नाम है उसका नाम है खंडेला हिल्स या खंडेला पहाड़ियाँ। खंडेला पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है। यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ जिस नदी का नाम आता है खंडेला नदी। तो इस नदी का उद्गम हुआ और ये नदी बहती हुई आई खंडेला नदी। खंडेला नदी जो कहाँ से निकल रही है? खंडेला की पहाड़ियों से निकल रही है और सीकर से निकलते हुए बहते हुए आती है नागौर में। और नागौर के बाद ये बहती हुई कहाँ चली जाती है? सांबर झील में। तो ये कौन सी झील है? सांबर झील। सांबर झील। तो सांबर झील में आकर ये नदी मिल गई, कौन सी? खंडेला नदी या फिर खंडेल नदी, जो कहाँ से निकली है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकली। उसी तरह एक और नदी की बात करें तो वो भी आती है खारी नदी, उसका नाम आता है खारी नदी। खारी नदी। और खारी नदी भी कहाँ से बहती हुई आती है? नागौर से। और नागौर से बहती हुई आके ये कहाँ पे मिल जाती है? सांबर झील में मिल जाती है। ये भी कहाँ से आ रही है? नागौर से बहती हुई आ रही है और कहाँ पर मिल गई? सांबर झील में मिल गई। इसी तरह एक और नदी की बात करें तो उसका नाम है मेंथा नदी। मेंथा नदी। तो मेंथा नदी कहाँ से आती है? ये आती है जयपुर से और जयपुर में ये आती है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ से। तो यहाँ पर जयपुर में पहाड़ियों का नाम क्या है? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर में। ठीक है, तो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं जयपुर में, जहाँ से ये नदी निकली और इस नदी का नाम क्या है? मेंथा नदी। मेंथा नदी। तो तीन नदियों की हमने बात करी, एक तो खंडेल या फिर खंडेला नदी, दूसरी है खारी नदी और तीसरी है मेंथा नदी। मेंथा नदी कहाँ से उद्गम हुआ इसका? जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। और ये भी आकर कहाँ मिल रही है? सांबर झील में। खंडेल नदी भी कहाँ पर आके मिली? सांबर झील में। और खारी नदी भी कहाँ पर आकर मिल रही है? सांबर झील में। उसी तरह एक और नदी की बात करें तो वो नदी आती है अजमेर से और इसका नाम है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी। और रूपनगढ़ नदी कहाँ से आ रही है? अजमेर से। तो अजमेर से एक और नदी आई रूपनगढ़, वो भी किस में आकर मिल रही है? सांबर झील में। तो चार नदियां आकर एक ही केंद्र बिंदु पर, एक ही स्थान पर आके मिल रही है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार नदियों की बात करी हमने, एक तो खंडेल नदी, दूसरी खारी नदी, तीसरी मेंथा नदी और चौथी रूपनगढ़ नदी। अब इन चारों नदियों की बात करें तो कुछ दूरी तक ही बहती है और फिर एक जगह आकर मिल जाती है। तो इसलिए इसको किस में रखा गया है? अंतःप्रवाह की नदियों क्षेत्र में इस टॉपिक को रखा गया है। अब सांबर झील की बात करें तो हमें पता है कि इसका पानी खारा है और यहाँ पे सांबर सॉल्ट लिमिटेड या हिंदुस्तान सॉल्ट से नमक का उत्पादन किया जाता है।
जो पहले राजस्थान सरकार का उपक्रम था, फिर बाद में भारत सरकार के उपक्रम के अधीन ये काम कर रहा है। तो सांबर झील का पानी खारा है, इसलिए यहाँ से किसका उत्पादन हो रहा है? नमक का उत्पादन हो रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि इन चारों नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा खारापन, इसमें लवणता लेके आ रही है? उस नदी की बात करें तो वो नदी का नाम आता है मेंथा नदी। कौन सी नदी का नाम आता है? मेंथा नदी। तो जो मेंथा नदी है ये इसमें सबसे ज़्यादा लवणता लाने वाली नदी है। तो सांबर झील में सबसे ज़्यादा लवणता वाली नदी कौन सी नदी है? मेंथा नदी। कहाँ से आ रही है? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ से आ रही है, जयपुर से। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें रूपनगढ़ नदी के बारे में, तो रूपनगढ़ नदी जो है इसके किनारे एक संप्रदाय है, एक संप्रदाय का तीर्थ स्थल है जिसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय का। निम्बार्क तीर्थ स्थल, निम्बार्क तीर्थ स्थल। और ये कहाँ पर है? सलेमाबाद में। सलेमाबाद। और सलेमाबाद जगह कहाँ है? अजमेर। तो अजमेर के सलेमाबाद में रूपनगढ़ नदी के किनारे एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय का तीर्थ स्थल, और इसको सगुण संप्रदाय भी कहते हैं। यहाँ पर किसकी आराधना होती है? यहाँ पर राधा कृष्ण की आराधना होती है। राधा कृष्ण की आराधना। तो ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना है। तो सांबर झील की बात करी जो खारे पानी की झील है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता कौन सी नदी लाती है? मेंथा नदी। तो इस तरह से हमने अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र को समझा कि चार नदियों का जो पानी है वो एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है, इसलिए इसको अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का नाम दिया गया। आगे और देखते हैं इस टॉपिक में और क्या हमें देखना है। तो हमने अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा था दोस्तों। एक तो हमने बांटा था अंतः प्रवाह की नदियां, दूसरा हमने बांटा था कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का, और एक था अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो अंतः प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो अंतः प्रवाह की नदियों का जो प्रतिशत है राजस्थान में वो लगभग 60% अपवाह तंत्र को कौन कवर करता है? अंतः प्रवाह की नदियां क्षेत्र कवर करता है। लगभग 17% अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है और बचा 23% जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो अंतः प्रवाह की नदियों में हमने कांतली नदी, कांकनी नदी, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी, घग्गर नदी, बहुत सारी नदियों की बात करी। अरब सागरीय अपवाह तंत्र को भी हमने समझ लिया था। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की, और इसमें जो महत्वपूर्ण नदियों की हम चर्चा करते हैं उसमें एक आएगी नदी बाणगंगा नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, एक चंबल नदी जिसको चरमण्यवती या फिर कामधेनु भी कहा जाता है, उसी के साथ बनास नदी जिस पर जो है त्रिवेणी संगम बने हुए हैं, उनकी बात हम करेंगे। तो इस तरह से कुछ और महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनकी हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में, जो कि हम करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हमें बस ये समझना है कि अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र क्या होता है, जिसको हमने अच्छे से देखा और इसको समझा। अब अगले वीडियो में देखते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। धन्यवाद।